चलें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री एट 1st January 24 इज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। फिर 5 जनवरी को यूनिट परचेज किए 500 एट द रेट ऑफ 12 पर यूनिट। अच्छा कल वाला सवाल सबने कर लिया हुआ FIFO मेथड वाला, क्योंकि अगर वो आपने कर लिया तो फिर क्योंकि इसका और उसका एक फर्क है तो फिर वो फर्क से ही आपको समझ लगेगा। 8 जनवरी को 400 यूनिट सेल कर दिए 25 रुपए के हिसाब से। 12 जनवरी को परचेज किए, फिर 15 जनवरी को सेल, फिर परचेज रिटर्न, फिर ड्राइंग्स। ये तो अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद सोल्ड, एबनॉर्मल लॉस, परचेज और सेल्स रिटर्न। ये ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई डेट के हिसाब से कि हमारे स्टॉक खरीदा, बेचा, विदड्रॉ किया और लॉस हुआ। लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब मतलब क्या है? कुछ भी हो, चोरी हो गया एबनॉर्मल लॉस, किसी भी वजह से जाया हो गया एबनॉर्मल लॉस, किसी भी वजह से। एक होता है नॉर्मल लॉस, वो हमने बाद में पढ़ना है, वो हमारा अगला लेक्चर होगा। उसके बाद है परचेज, फिर उसके बाद है सेल्स रिटर्न, उसके बाद है फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेल। अब हम कर रहे हैं इसका बी पार्ट, फिर परपेचुअल सिस्टम। अच्छा परपेचुअल सिस्टम का जैसे ही वो बात करता है तो इसका एक कार्ड बनाना होता है, और इसके कार्ड बनाने के भी दो मेथड है। एक तो हमने कल कार्ड पढ़ा FIFO मेथड के जरिए, और उसी तरह का वेटेड एवरेज का भी है, लेकिन वो अगर आप पढ़ोगे तो वो थोड़ा लेंथी है। आज हम जो कार्ड पढ़ने जा रहे हैं ना वो थोड़ा सा उससे बेहतर है, यानी टाइम आपका कम लगता है। वहां पर हमने कितने कॉलम बनाते थे? 3, एक परचेज का, एक सेल का और एक, और यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बन जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, और ये फॉर्मेट आपको आगे भी काम आ जाएगा कि हमने करना यह है कि परपेचुअल सिस्टम FIFO मेथड के जरिए। सर जो हमें पहले मेथड पढ़ा था उसमें ड्राइंग्स और वो अब नॉर्मल ऑफ एडजस्ट होंगे कि नहीं? होंगे, बिल्कुल होंगे। वो सब कॉलम होगा। वो देखिए ना, ड्राइंग्स और एबनॉर्मल लॉस वो तो स्टॉक के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे ना, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। यानी बैलेंस आपके पड़ा है ना 100 यूनिट, अब 100 यूनिट में से 50 यूनिट विथड्रॉ करके लेकर तो माइनस कर देंगे, लिखेंगे कहाँ? बैलेंस में से भी माइनस करेंगे। और उसके ना दो तरीके होते हैं, एक परचेज में से भी माइनस किया जा सकता है, परचेज के कॉलम में से, और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड भी किया जा सकता है। दोनों मेथड में, या तो परचेज के कॉलम में ड्राइंग्स और एबनॉर्मल लॉस, ड्राइंग्स और एबनॉर्मल लॉस, या तो परचेजेस के कॉलम में माइनस और बैलेंस से भी माइनस, बैलेंस से तो माइनस होना ही होना। या दूसरा तरीका कार क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड और बैलेंस में से माइनस, यानी सेल वाले कॉलम में वो भी कर सकते हैं, सेल वाले कॉलम में भी आप कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड और अब उसमें ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं परचेज वाले कॉलम में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स है ना, तो वो कहता है जी हमारी एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेजेस, ऐसी एंट्री होती है ना, ड्राइंग्स टू परचेज, परचेज में से माइनस कर देते हैं। ऐसा है नहीं, परपेचुअल सिस्टम के अंदर ना जो ICAP अपना सोल्यूशन देता है ना वो ज्यादातर कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में लिखता है। और इंटरेस्टिंग बात, ड्राइंग्स, एबनॉर्मल लॉस, ये चीजें ज्यादातर वेटेड एवरेज मेथड में आती है, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ता। FIFO मेथड में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, तो इसलिए वो ज्यादातर वेटेड एवरेज में देखी जाती है। तो अभी हम लिखेंगे जी, नाम लिखेंगे उस बिजनेस का जिस बिजनेस की आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो, फिर हम लिखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक होगी बात? इसके अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहले आप लिख ले डेट, फिर आप लिख ले डिस्क्रिप्शन, फिर आप लिख ले बैलेंस। चाहे बैलेंस भी ना लिखे, एक और आसान फॉर्मेट में आपको बताता हूं। यहां पर आ जाएगा यूनिट या क्वांटिटी, यहां पर क्या आ जाएगा रेट, और यहां पर क्या आ जाएगा अमाउंट। कल वाले कॉलम में हमने 3 कॉलम बनाए थे, वो FIFO मेथड में आपने वो 3 ही बनाया करें, आपके लिए आसानी होगी।
और वेटेड एवरेज के लिए 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, एक कॉलम से भी हो सकता है, 3 कॉलम से भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे जी परचेज बैलेंस ब्रॉड ऑन कितना पड़ा है, 1124। कितना ब्रॉड ऑन बैलेंस है, 100 यूनिट है 10 रुपए के हिसाब से, 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से कितना आ गया टोटल, 1000। ओके, उसके बाद क्या हुआ, परचेज किया, कितने क्या डेट है, 5/1/24। कितने यूनिट परचेज की, 500। किस रेट पे, 12। कितना आ गया, एक बात हमेशा याद रख ले, हमेशा के लिए, जब भी परचेज करो या परचेज रिटर्न करो, परचेज करो या परचेज रिटर्न करो, आपने ये बैलेंस का कॉलम लाजमी बनाना है। परचेज करो या परचेज कैसे बनाना है, यूनिट कितने हो गए टोटल, अमाउंट कितनी होगी टोटल, अब इनको आपस में डिवाइड करें तो आपके पास रेट, एवरेज रेट आ जाएगा। टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज। क्या किया, जितने यूनिट खरीदे यूनिट में ऐड कर दो, और जितनी अमाउंट थी अमाउंट में ऐड कर दो, तो उनको फिर आपस में डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या रेट आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा। कितना रेट आ गया, 11.67। 11.67। ये सिंगल कॉलम है, एक डबल वो ट्रिपल कॉलम वाला भी है, ये आपका टाइम बचाएगा। यहां तक क्लियर होगी बात। क्या किया हमने, जैसे ही खरीदे फौरन बैलेंस करना है, खरीदे तो बैलेंस करना है, और परचेज रिटर्न किए तो बैलेंस करना है। खरीदो तो बैलेंस करो, परचेज रिटर्न करो तो बैलेंस, बस आपका काम आसान। आगे चलते हैं, सेल किया, हाँ जी, किस डेट को सेल किया, 8 जनवरी 8/1/24। कितने यूनिट सेल किए, 400। किस रेट पे भला सेल किए पता है, एवरेज रेट पे। किस रेट पे आउट करने हैं, फाइफो मेथड में क्या करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एवरेज उस फाइफो मेथड में क्या करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या करना है, एवरेज मेथड से, वेटेड एवरेज से, जो रेट वेट कर रहा है ना, वेटेड एवरेज आ रहा है उसी पे आउट करेंगे। हाँ जी, 400 आउट हो गए। अब बताएं जनाब, 400 को मल्टीप्लाई कर दें 11.67 से, 4668, और इसको भी क्या करेंगे, माइनस। ये माइनस क्यों कर रहे हैं बोला, सेल हो गए, आउट हो गए, चले गया यूनिट। अगला बताया नेक्स्ट क्या है, 12 जनवरी को परचेज किया, 12 जनवरी को परचेज किए। दोबारा मैं एक बात बताने लगा हूं, ये जो लाइन लगाकर बैलेंस करना है ना, ये सिर्फ 2 सूरतों में करना, परचेज और परचेज रिटर्न के केस में, वरना बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लो, आपकी मर्जी है, अगर टाइम है फजूल का तो कर लो, वरना जरूरत नहीं। मैं चाहता तो आपको ना फाइफो मेथड भी ऐसे करवा सकता था, लेकिन उसमें ना वो ज्यादा सोचना पड़ता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कुछ देखना पड़ता है। यहां पर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। बताएं जी, कितने यूनिट परचेज किए, 800 यूनिट पर, प्लस हो गए माइनस, प्लस परचेज किए हैं, ऐड करेंगे। हाँ जी, किस रेट में खरीदे, 14 कितना आ गया अमाउंट, 11,000। मैंने क्या बताया था, जैसे ही परचेज करो उसके बाद बैलेंस। 600 में से 400 माइनस 800 ऐड, इधर फिर अमाउंट के साथ भी 7,000 में से 4668 माइनस 11,200 ऐड। आखिरी कॉलम देखो ना, 7,000 माइनस 4668 प्लस 11,200, 1353। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके एवरेज रेट, दोनों को आपस में डिवाइड करके एवरेज रेट निकालो जरा, एवरेज रेट 13.53।
उसके बाद बताएं क्या होगा, 15 जनवरी को सेल सेल किया कितने, 15 जनवरी को, 15 जनवरी 600, किस रेट पे सेल करूंगा, 13.5 किस रेट पे सेल करूंगा, एवरेज रेट पे, यानी ये सेल नहीं कर रहा है इस रेट पे, सेल तो मैं 25 रुपए का दे रहा हूं, ये इसकी कॉस्ट ऑफ सेल निकल रही है। कितनी अमाउंट, 811, क्या बैलेंस करूं या नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 18 जनवरी को परचेज रिटर्न, कितनी अमाउंट, 80 प्लस टू के माइनस, परचेज और परचेज रिटर्न का अपना रेट इस्तेमाल होता है, एवरेज रेट इस्तेमाल नहीं होता। परचेज और परचेज रिटर्न का अपना रेट इस्तेमाल होना है, बाकी सब के लिए एवरेज रेट इस्तेमाल होना है। परचेज और परचेज रिटर्न के लिए जो उसका अपना रेट गिवन होता है वही इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के लिए जो एवरेज रेट फाइंड करते हैं ना वो इस्तेमाल करना है। तो बताएं जी परचेज रिटर्न का रेट कितना है, 40, मल्टीप्लाई करो 1120, फौरन से पहले इसको बैलेंस करें। हाँ जी, 1000 में से 600 भी माइनस करें और 80 भी माइनस करें, 300। फिर 13,532 में से 8,118 भी माइनस करें और 1120 भी माइनस, 6534। अब एवरेज रेट निकालें। कैसे फाइंड करना है एवरेज रेट, इन दोनों को आपस में डिवाइड, कितना, 20 पॉइंट, ऐसे क्या ऐसे क्या है 4294 आ रहा है सर, 600 को 13.5 5 से मल्टीप्लाई करो, 811 आ रहा है, 8118 आ रहा है। यस, इनको करें जरा, 13,532 4294 आ रहा है, 429, गलत बता रही हूँ, अब इसको डिवाइड करें। 13.4 अब देखिए कुछ लोगों ने और मैंने भी, जैसे किसी ने रेट 20 बताया ना, पहले क्यों खामोश हो गए, एवरेज होता है सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज रेट क्या होता है, इनके बाहर तो रेट आ ही नहीं सकता, ना इससे बड़ा आ सकता ना इनसे छोटा आ सकता है, क्योंकि एवरेज फाइंड कर रहे हैं ना, तो एवरेज हमेशा जो रेट गिवन होते हैं ना उनके दरमियान में होता है, दरमियान से मुराद उनके दरमियान में कहीं भी, लेकिन उससे बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। बैलेंस के बाद उसके बाद क्या परचेज है, सेल है, 900 यूनिट किस रेट पे, 135, जैसे ही परचेज किया फौरन एवरेज फाइंड करनी है, क्लोज करना है। हाँ जी, कि क्या अमाउंट आ गई, 1220, और अमाउंट को अमाउंट में ऐड करें, 7794, इनको आपस में डिवाइड करें, 14.58, उसके बाद क्या हुआ, कहां तक पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद ड्राइंग्स हैं और ड्राइंग्स, माइनस करें, हाँ जी, हाँ जी, ड्राइंग्स कितने यूनिट है, 23, कौन सा रेट लेंगे, 45, जो गिवन है या एवरेज रेट लेंगे, सिर्फ दो रेट आपने वही लेने हैं, परचेज का और परचेज रिटर्न का, बाकियों का रेट गिवन है नहीं गिवन है आपने एवरेज रेट ले लेना है। कुछ लोग इसका ओरिजिनल रेट भी लेते हैं लेकिन फायदा नहीं है उसका, परपेचुअल सिस्टम में उसका फायदा नहीं है। तो बताएं जी, एक मिनट,
आ सकता है। कितने यूनिट ड्रॉ किए, 20 किस रेट पे, 29292। ओके होगी बात। चले जी, उसके बाद आ जाए फिर बैलेंस नहीं करना। बैलेंस कब करना है, परचेज और परचेज रिटर्न के बाद। उसके बाद क्या है जी, सेल है 700 यूनिट, किस रेट पे, 14.58। करो मल्टीप्लाई, 1020। फिर उसके बाद क्या है, सेल के बाद अब नॉर्मल लॉस है। जाहिर सी बात है, स्टॉक आउट हो गया ना, लॉस हो गया। 50 यूनिट्स 14.58 729। ओके होगी बात। उसके बाद परचेज कितने यूनिट, 400 6400। किस रेट पे, आप बैलेंस करने इजाजत है। अच्छा 2250 यूनिट 850। 1296 हाँ जी, इसके बाद अच्छा ये प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है। अगर इस तरह से ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तो सवाल खराब हो जाएगा आपका। बताया जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, वो तो यूनिट है ना। वैल्यू 17,794 माइनस 292 माइनस 10206 माइनस 729 प्लस 6400 12967 इनको आपस में डिवाइड कर दें 14 ये जी आपका कार्ड पूरा हो गया। शेयर रिटर्न, चलो जी शेयर रिटर्न भी लिख लेते। सेल्स रिटर्न जी 40। चले आप जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ताहा 40 को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, शेयर रिटर्न है। शेयर रिटर्न प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। कितना यूनिट है, 40। किस रेट पे प्लस करेंगे, एवरेज रेट पे। किस रेट पे प्लस करेंगे, वो रेट कितना 15.600। बैलेंस तो करना पड़ेगा क्योंकि अब सवाल खत्म हो गया। सवाल ही खत्म हो गया ना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं फाइंड करना। और ये आपका बैलेंस है, यानी ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना पड़ा है, 890। और अमाउंट कितनी है, कितना 13577। और याद रखें परचेज और परचेज रिटर्न की वजह से एवरेज रेट चेंज होता है, इसके अलावा रेट नहीं चेंज होता। किसकी वजह से रेट चेंज होता है, परचेज या परचेज। इसलिए तो हम उसकी बात फौरन एवरेज निकालते हैं क्योंकि रेट ने चेंज होना होता है। आज मुसलमानों अब इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर बात कर ले। ये व्यू क्लियर है, चले। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि इस पैटर्न के ऊपर ना फाइफो मेथड भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें मसला क्या होता है ना, हम हर दफा बैलेंस ही निकाल सकते, वो मिक्स हो जाता है बच्चों से, इसलिए उसको उसी फॉर्मेट में रखें। पर पैचुअल में है ही दो मेथड, फाइफो वेटेड एवरेज। फाइफो को हमने उस मेथड से करना है और वेटेड एवरेज को इस मेथड से कर लेंगे। उस ये दोनों मेथड से हो सकता है।
ज्यादातर पेपर में सवाल क्या आता है, वेटेड एवरेज का। फाइफो का भी आ सकता है। अब सवाल उसने पूछे दो। एक सवाल उसने पूछा जनाब क्लोजिंग स्टॉक बताएं, जनाब ये आपका आंसर है। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये आपका आंसर होता है। ठीक है। अब दूसरा सवाल उसने पूछा कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल जनाब या तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस। परपेचुअल सिस्टम के अंदर ना ये रोला डालने की जरूरत नहीं होती, पीरियोडिक में करते ही वैसे हैं। परपेचुअल सिस्टम में कार्ड के अंदर भी कॉस्ट ऑफ सेल होती है। परपेचुअल सिस्टम के अंदर कॉस्ट यानी आपका जो कार्ड होता है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल होती है। कैसे? जो यूनिट सेल की है ना उनको पकड़ लो, एक दो ड्राइंग्स भी इधर, सेल भी इधर, एबनॉर्मल लॉस भी इधर और सेल रिटर्न भी इधर। मतलब जिसकी वजह से आपका रेट चेंज नहीं हो रहा था ना, वो सारे कॉस्ट ऑफ सेल के एलिमेंट होते हैं। परचेज और परचेज रिटर्न को छोड़ के, परचेज और परचेज रिटर्न को छोड़ के बाकी सारा किस में चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। आप मुझे खुद बताइए, सारा कॉस्ट ऑफ सेल के फॉर्मेट में आती है चीज। अब जरा ध्यान से मैं यहां पर लिखने लगा हूं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, छठी वैल्यू। कुछ वैल्यूज को मैं ऐड कर रहा हूं और एक वैल्यू को मैं माइनस कर रहा हूं। जाहिर सी बात है वो सेल रिटर्न है ना, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देगी क्योंकि वो चीजें आपने वापस कर दी हैं। तो ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब 4668 प्लस 8118 प्लस 292 प्लस 10206 प्लस 729 माइनस 610। आपके कार्ड के अंदर जो चीज माइनस हो रही है कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करना, और जो चीज प्लस हो रही है वो माइनस। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? पहला सवाल था क्लोजिंग स्टॉक 135, ये है क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ सेल क्या है कि जनाब? इनको प्लस कर लो 2403, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल। सर कॉस्ट ऑफ सेल कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है जो यूनिट सेल कर दिए हैं या अपने स्टॉक से निकाल दिए उनकी कॉस्ट क्या थी। जो यूनिट आउट की है उनकी कॉस्ट क्या थी। अब दोबारा सुन ले, जब आप ये सिर्फ वेटेड यानी परपेचुअल सिस्टम में करना है, आपका परचेज और परचेज रिटर्न एक फॉर्मेट है, परचेज और परचेज रिटर्न, और जो बाकी सारी चीजें हैं वो किधर जाती है? जैसे सेल के कॉलम में, ड्राइंग भी सेल के कॉलम में, एबनॉर्मल लॉस भी सेल के कॉलम में। मतलब परचेज और परचेज रिटर्न के अलावा जो कुछ भी आए वो आपने किस में डील करना है? सेल की तरह। डन। अगर आप 3 कॉलम वाला फॉर्मेट बनाओगे तो अगर ड्राइंग होंगी तो किस कॉलम में लिखते हैं हम? सेल के कॉलम। मैंने 2 बातें बताई थी, या तो परचेज में से माइनस कर दो या सेल वाले कॉलम में ऐड कर दो। यहां पर अगर देखें तो ये ड्राइंग्स को मैं क्या कर रहा हूं? कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस कर रहा हूं। तो फिर आपको ना फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परचेज और परचेज रिटर्न को अलग कर दो, बाकी सब कुछ सेल के साथ डील करो, तो आपको अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम आंसर आता है। चले जनाब, ये तो हमारा हो गया परपेचुअल सिस्टम कंप्लीट, फाइफो मेथड से भी और वेटेड एवरेज से भी। अब हम जा रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम में। पीरियोडिक सिस्टम में क्या हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री अपडेट होती है? उसमें तो वो एक ही टाइम होता है, तो उसका एक अपना ही तरीका है। पीरियोडिक सिस्टम का बड़ा आसान है और अपना ही तरीका है। सबसे पहले कौन सा मेथड है? 5।
अच्छा मैं आपको ना वैसे ही चीजें स्टेप बता देता हूं कि जब भी ऐसा आपका ना मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शन से बड़ा सवाल नहीं आ सकता। एक ब्रॉडो कहेगा, 2-3 परचेज और सेल दे देगा, एक रिटर्न या ड्राइंग्स वगैरह दे देगा, बस इससे बड़ा सवाल नहीं। तो इस फॉर्मेट को आपने कार्ड वाले फॉर्मेट 2 सवाल और 2 सवाल बगैर कार्ड के। अब करना क्या है जनाब, FIFO मेथड के अंदर पीरियोडिक सिस्टम है हमारा। अब पीरियोडिक सिस्टम के अंदर सबसे पहला काम जो है, आपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड करने। सबसे पहला काम क्या करना है जनाब, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड करना। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस नेट परचेज माइनस नेट सोल्ड, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये फार्मूला नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके पास कितने यूनिट पड़े थे पहले, खरीदे कितने, टोटल हो गए, माइनस बिक कितने गए। गॉट इट। अब बताएं जी, आपके पास पता है कितने यूनिट थे ओपनिंग, 100 यूनिट। अब खरीदे कितने, ये देखिए यहां पर सिंपल आप ये हाईलाइट करते हैं, देखिए नेट करना है 1 2 परचेज रिटर्न, परचेज ड्राइंग्स, एबनॉर्मल लॉस, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, जो यूनिट हमने खरीदे हैं वो तो प्लस कर लेंगे, परचेज रिटर्न माइनस, ड्राइंग्स माइनस, एबनॉर्मल लॉस नेट करना है ना। हमने क्या करना है, नेट परचेजेज। तो नेट परचेज में क्या आएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस ड्राइंग्स। 500 प्लस 800 माइनस 80 प्लस 900 माइनस 20 माइनस 50। ये भी करना है, ये पहले सारे परचेज को ऐड करके फिर बाकी माइनस कर। सेल वालों को नहीं छेड़ना, सेल को अलग और यूनिट प्लस करना है, बस यूनिट 2450। अब नेट सोल्ड, नेट सोल्ड 40 माइनस करना है टोटल सेल में से 1600, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट आ जाएंगे। 890 आना चाहिए। यूनिट्स ऐड करेंगे कौन से, मतलब क्यों, क्योंकि कार्ड अभी तो बनाया है, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट रहे थे, 890। ठीक है, अब ये पेपर में सवाल नहीं आएगा, ये हमें चाहिए होता है कि क्लोजिंग स्टॉक यूनिट फाइंड करें, हमें जरूरत होती है। पीरियोडिक सिस्टम में आपके पास 890 यूनिट पड़े हुए हैं। अब आओ जरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल पे, आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये है आपके सवाल। मैं कहता हूं कि ये 890 मेरा यूनिट अभी तक सेल आउट नहीं हुए, तो आपने मुझे बताना है ये कौन से वाले यूनिट अभी तक पड़े होंगे मेरे पास। ये यूनिट आपके पास है, ये आपके पास सामने डाटा है, नजर आ रहा है, थोड़ा साफ कर देता हूं। लो जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी सेल परचेज हो रही है, मेथड मैं करता हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मेरे पास 890 यूनिट अनसोल्ड पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ये किस रेट वाला पड़ा होगा। क्या 12 रुपए वाला पड़ा होगा, क्या 12 रुपए वाला होगा, 14 रुपए वाला पड़ा होगा, मेरे पास 15 रुपए वाला पड़ा होगा, या 16 रुपए वाला पड़ा होगा। आराम से तसल्ली से, कौन से वाला मेरे पास स्टॉक 850 यूनिट 890 पूरे करके रेट के हिसाब से बताना है भाई, ये इस रेट वाले इतने यूनिट है, इस रेट वाले इतने यूनिट। 393 वाले होंगे और 416। हाँ देखिए हुआ भला क्या, जरा ध्यान से। अब आपके बाद जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट आउट है, जो शुरू वाले खरीदते हैं वो पहले आउट करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरे पास जो लास्ट में बचे होंगे वो अभी आउट नहीं होंगे, जो शुरू वाले होंगे वो पहले आउट होंगे।
और पड़े कौन से होंगे, लास्ट वाले कि शुरू वाले, लास्ट वाले। तो इसका मतलब है 400 तो ये यूनिट पड़ा होगा। हमने पूरा कितना करना है, 890। कितना रह गया, 490। तो फिर 490 कौन से रेट वाला होगा, वो इस पर। ठीक होगी बात। और इसके अंदर रिटर्न वाला भी 15 रुपए वाला ही है, इसलिए वो कोई मसला नहीं है। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट। वो कैसे फाइंड करने हैं, टोटल यूनिट खरीद माइनस जितने सेल, नेट करके। फिर मैंने देखा वो कौन से वाले पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं जनाब 400 ये। और तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक का जवाब आ गया। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कुछ इस तरह से आएगा, मैं यहां पर लिखूंगा यूनिट, जैसे आपने कहा जी 490 है 15 रुपए वाला और 400 है 16 रुपए। ये आपका आंसर आ गया 7350 13, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। पहले मैं क्या करता था, वो पूरा कार्ड बनाता था। अब इसमें कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, कार्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आप लोगों ने सिंपल पहले यूनिट फाइंड कर ले और यूनिट फाइंड करने के बाद ये काम करना है। तो आंसर तो सेम ही है, सेम आएगा भी नहीं, मेथड चेंज है, रेट हम चेंज ले रहे हैं। उस पे क्या रेट, ये 14, 15 और 16 ले रहे हैं, उसमें तो 15.25 रेट ले रहे हैं, तो कैसे आंसर बराबर आ सकता है। वहां पर एवरेज रेट ले रहे हैं, यहां वहां पर एवरेज रेट ले रहे हैं, और यहां पर, और इसका आंसर ज्यादा आएगा। नहीं तो उसका कितना है, 13 इसका ही ज्यादा सही चला। मतलब मैंने डायरेक्ट क्यों कह दिया, कीमतें बढ़ रही हो ना तो FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है। जैसे 15 से 16 रुपए हुआ, 15 से 16 रुपए एवरेज रेट में, उसकी एवरेज हो जाता है, रेट कम हो जाता थोड़ा सा, और इसमें 16 रुपए के ऊपर पूरा पूरा आ रहा होता। चले वो बाद की बातें, फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक फाइंड हो गया। अब आए जरा FIFO मेथड के अंदर। FIFO मेथड के अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज कर लो चाहे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं फाइंड करनी, कॉस्ट ऑफ सेल का यही फार्मूला होता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल का। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1000, 100 तो यूनिट है। अब हमने यूनिट थोड़ी फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल तो अमाउंट में होती है। नेट परचेजेस, अब यहां पर आपने नेट परचेजेस कैसे फाइंड करनी है, अमाउंट लेनी है, अब यूनिट नहीं लेने। बताओ जी इसकी अमाउंट कितनी आ रही है, 6000। फिर परचेज क्या है, 800 को 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 11000। फिर उसके बाद 80 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 1120। फिर उसके बाद 900 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 135। फिर उसके बाद 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद से एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट को 15 से मल्टीप्लाई करो, 700। फिर उसके बाद 400 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6400। ये है नेट परचेजेस। 3493। वो सिंपल वही काम किया है, उसमें यूनिट किए थे ना, इसी तरह से जो यूनिट के साथ किया है ना, अब उसकी अमाउंट के साथ किया है। जो यूनिट के साथ किया था, यूनिट प्लस माइनस किए थे, अब अमाउंट 6000 प्लस 11200 माइनस, फिर प्लस 13500 माइनस, फिर माइनस 750 प्लस, ये प्लस हो गया और बाकी माइनस। कितना आ गया, 34930। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, कॉस्ट सॉरी परचेज। नेट परचेज कितनी आई, 3493 और माइनस कर देंगे 13700
50, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा है 22180 22 180। ठीक होगी बात। चलो जी आज यहाँ तक ही रखते हैं इसको।